हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा जो मैट्रिक का पड़ेगा 2026 में। उसमें क्लास 10th का जो इतिहास होता है उससे पूरे 60 प्रश्न। और ये चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है उससे हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को करने वाले हैं। और पूरा हमारा चैप्टर जो टारगेट है वह कितना का है? तो वह पूरे है जो 4500 प्रश्नों का है। तो पूरे जो 17 फरवरी तक है उसमें हम लोग 4500 प्रश्न को ख़त्म करेंगे। तो अगर आप सभी को ये पूरे 4500 प्रश्नों को क्लियर करना है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए ताकि वे लोग भी अच्छा करें और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं अब इस सेशन का शुरुआत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे 60 MCQ हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न भी आ चुका है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का मुख्य विचार क्या था? जो राष्ट्रवाद था उसका मुख्य विचार क्या था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद यहाँ पर राष्ट्र की भावना, और ऑप्शन डी राजाशाही। तो आप लोग बताइए, बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद का मुख्य विचार कौन सा था। तो यहाँ पर उसका मुख्य जो विचार था राष्ट्रवाद के, यहाँ पर राष्ट्र की भावना। आप सभी को यहाँ पर बार बार दोहराया ना जाएगा क्योंकि 60 प्रश्न अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आप सभी लोग इसमें से कम तो 50 ज़रूर लाइएगा। और यहाँ पर क्यों नहीं दोहराएंगे? क्योंकि ज़्यादा दोहराएंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो समय को बचाते हुए करना है। और आप लोग अपना स्पीड को बढ़ा कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वह किस शताब्दी में शुरू हुआ था, उदय हुआ था? तो 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। तो बताइए कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वह कब लागू हुआ था? तो वह 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह कब हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1848 में। तो यहाँ पर बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो यहाँ पर कब हुआ था? तो 1789 में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अब 3 के बाद 4 नंबर में चलते हैं। और 4 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? धर्म शक्ति राजा, या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यहाँ पर भूमि, भाषा और जाति, ईश्वर, राजा और देश। तो बताइए कि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वह नारा था क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 4 के बाद 5 नंबर को चलते हैं। और 5 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन था? फ्रांस का जो फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था वहाँ पर के शासक कौन था, राजा कौन था? नेपोलियन था, लुई 16वां थे, या लुई 14वां, या हिटलर? तो यहाँ पर बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति था वहाँ के शासक उस समय कौन था? तो कौन था? लुई 16वां था, यानी कि ऑप्शन बी। 5 के बाद अब 6 नंबर में चलते हैं, या तो 6 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक था? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह किस देश का शासक था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, रूस का? तो यहाँ पर बताना है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक थे यहाँ पर, या था कुछ भी। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो वे फ्रांस के थे, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 6 के बाद अब 7 नंबर में चलते हैं। और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि नेपोलियन ने कौन सी संहिता लागू की? नेपोलियन ने कौन सी संहिता लागू की थी? रोमन लॉ, या तो रोमन नियम भी कह सकते हैं, सिविल कोड, संविधान, या धार्मिक कानून? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि सिविल कोड। और इसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। और 8 नंबर में लिखा हुआ है, 8 नंबर में लिखा हुआ है कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? वाटरलू में, पेरिस में, रोम में, या वियना में? तो नेपोलियन का हार कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जो हार हुआ था वह क्या लिखा हुआ है? तो वाटरलू में हुआ था, वाटरलू, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर में कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था?
वाटरलू का जो युद्ध था वह कब हुआ था? 1812, 1815, 1821 या 1848। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर 1815 यानी कि ऑप्शन बी। 10 नंबर में देखते हैं, और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का आयोजन किसने किया था? नेपोलियन ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, मेटरनिख ने किया था या गैरिबाल्डी ने किया था? तो जो वियना कांग्रेस था उसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन तो जो किए थे उनका नाम क्या था? यहाँ पर मेटरनिख, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 10 के बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ कि वियना कांग्रेस कब हुआ? जो वियना कांग्रेस था वह कब हुआ था? 1789, 1804, 1815 या 1848? तो वियना कांग्रेस जो था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1815 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 11 के बाद 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? यहाँ पर 12 नंबर में लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस कब हुई थी? सॉरी, 11 नंबर अभी है, 12 नंबर। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस जो था उसका उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र स्थापित करना, राष्ट्रवाद फैलाना, पुरानी राजाशाही बहाल करना या उपनिवेश बनाना? तो यहाँ पर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह पुराने राजाशाही बहाल करना, यानी कि पुराना जो राजा थे जिस प्रकार से वे शासन करते थे उसी प्रकार से। और यहाँ पर 13 नंबर में लिखा हुआ है कि रूढ़िवाद का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का समर्थन, पुरानी व्यवस्था का समर्थन, क्रांति, समाजवाद? तो यहाँ पर बताना है सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुरानी व्यवस्था, या तो रूढ़िवाद को कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था का समर्थक जो होंगे इसका अर्थ होता है। 14 नंबर को देखते हैं, और 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 1830 की क्रांति किस देश में शुरू हुआ था? 1830 का क्रांति था वह किस देश से शुरू हुआ था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या रूस से? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि फ्रांस से। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं, और 15 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1830 की क्रांति के बाद कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? ग्रीस हुआ था, बेल्जियम हुआ था, इटली हुआ था, जर्मनी हुआ था? तो कौन हुआ था? तो वह हुआ था बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 15 के बाद 16 नंबर को देखते हैं, और 16 नंबर में लिखा हुआ है 16 नंबर में है कि 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? गरीबों की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति, व्यापारियों की क्रांति या किसानों की क्रांति? तो 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो वह उदारवादियों की क्रांति से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब 17 नंबर को देखते हैं, और 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1848 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? पेरिस था, बर्लिन था, वियना था या रोम था? तो जो 1848 था और क्रांति हुआ था उसका मुख्य केंद्र जो था वह कहाँ था? तो वह मुख्य जो उसका केंद्र था वह पेरिस था, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं, और 18 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? मेटरनिख के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में, विलियम के नेतृत्व में या हिटलर के नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 18 के बाद 19 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री था? ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के, प्रसा के, इटली के? जो बिस्मार्क थे वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? वह किस देश के थे? यहाँ पर इसका कौन सा सही हो जाएगा? वह प्रसा के थे, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जो जर्मनी है उसका एकीकरण कब हुआ था? 1848, एक सेकेंड, 1848, 1866, 1871 या 1914? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जो जर्मनी का था एकीकरण वह 1871, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 21 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण कहाँ घोषित किया गया? बर्लिन में, पेरिस में, बायरस या बरयास क्या उसे कहते हैं, वर्साय का महल में,
यहाँ पर वर्साय लिखा हुआ है, वर्साय के महल या तो रोम। तो जर्मनी का एकीकरण कहाँ घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था ऑप्शन संख्या सी, यानी कि वर्साय के महल में किया गया था। 21 के बाद 22 नंबर को चलते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? गैरिबाल्डी, मेजनी, इसको लिखना चाहिए, माजनी लिखा गया है, मेजनी, काउंट कबूर या उपयुक्त सभी। तो बताइए कि जो इटली का एकीकरण था उसका प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 22 के बाद अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 23 नंबर को क्या लिखा हुआ है। तो 23 नंबर में लिखा हुआ है यंग इटली। यंग इटली जो था उसका संगठन की स्थापना किसने की? काउंट कबूर ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, मेजनी ने या बिस्मार्क ने? जो यंग इटली संगठन था उसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था मजनी ने या मेजनी ने। तो ऑप्शन संख्या सी। 23 के बाद 24 नंबर को चलते हैं और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण कब हुआ था? 1848 में, 1859 में, 1861 या 1871? जो इटली था उसका एकीकरण कब हुआ था? तो इसका एकीकरण जो हुआ था 1861 में, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो 25 में लिखा हुआ है कि ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की थी? फ्रांस से, तुर्की साम्राज्य से या ब्रिटेन से या रूस से? तो जो ग्रीस था वह स्वतंत्रता किससे प्राप्त किया था? तो वह प्राप्त किए थे तुर्की साम्राज्य से, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 25 के बाद 26 नंबर में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रोमांटिकवाद किससे जुड़ा था? जो रोमांटिकवाद था वह किससे जुड़ा था? तर्क से, भावना से, यहाँ पर विज्ञान से या राजनीतिक से? तो बताइए कि रोमांटिकवाद जो था किससे जुड़ा था? तो वह जुड़ा हुआ था ऑप्शन संख्या बी, यानी कि भावना से। 26 के बाद 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर क्या लिखा हुआ है? 27 में लिखा हुआ है कि लोकगीत का संग्रह किस उद्देश्य से किया गया? जो लोकगीत था उसका संग्रह किस उद्देश्य से किया था? मनोरंजन से, व्यापार से, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए या शिक्षा के लिए? तो बताइए कि यहाँ पर जो लोकगीत था उसका संग्रह किस लिए किया गया था? तो वह राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए लोकगीत का संग्रह किया गया था। 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं और 28 नंबर में लिखा हुआ है कि भाषा ने राष्ट्रवाद में क्या भूमिका निभाई? भाषा ने राष्ट्रवाद में क्या भूमिका निभाई? विभाजन, एकता, संघर्ष, उपेक्षा? तो बताइए कि यहाँ पर भाषा ने राष्ट्रवाद की क्या भूमिका निभाई है? तो वह एकता की, यहाँ पर कह सकते हैं कि एकता की भूमिका निभाई है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 28 के बाद 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर में लिखा हुआ है कि पोलैंड में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? संगीत था, नृत्य था, चित्रकला था या युद्ध था? पोलैंड में राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या था? तो ये क्या प्रतीक था? वह संगीत प्रतीक था, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। अब 29 के बाद 30 नंबर चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 30 प्रश्न और बचेंगे आप सभी को अध्ययन करने के लिए। तो पूरे प्रश्न को अथी करने के लिए अभी देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? उदारवाद का अर्थ निरंकुश शासन होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है, धार्मिक शासन होता है या सैन्य शासन होता है? तो उदारवाद का क्या अर्थ होता है? तो उदारवाद का जो अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद 31 नंबर में चलते हैं और 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 31 नंबर में लिखा हुआ है कि उदारवाद किस वर्ग से जुड़ा था? जो उदारवाद था वह किस वर्ग से जुड़ा था? किसान से, मजदूर से, मध्य वर्ग से या राजा से? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि मध्य वर्ग से। 31 के बाद 32 नंबर और यहाँ पर आप सभी को फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि यह पूरे जो टारगेट चल रहा है 4500 प्लस प्रश्नों की चल रहा है और यहाँ पर आप सभी को 30 दिन के अंदर में पूरे 4500 क्लियर कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को करना क्या है? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी जुड़ पाएँ और पूरे 4500 के लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर। 32 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद किसने फैलाया? जो जर्मनी था वहाँ पर राष्ट्रवाद किसने? किसान ने, कवि और लेखक ने या राजा या सैनिक ने? तो जर्मनी में जो राष्ट्रवाद था वह किसने फैलाया? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद को कवि और लेखक ने फैलाया, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं
और यहाँ पर लिखा हुआ है जोलबेराइन क्या था। जोलबेराइन क्या था? धार्मिक गठन, सैनिक गठन, व्यापारिक गठन, संघ था, या व्यापारिक संघ भी कह सकते हैं। यहाँ पर राजनीतिक दल था। तो बताइए कि जोलबेराइन क्या था? तो यह क्या था? यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि यह एक व्यापारिक संघ था। 33 के बाद अब 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 34 नंबर में लिखा हुआ है कि जोलबेराइन किस देश से संबंधित था? जोलबेराइन किस देश से संबंधित था? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, या रूस से? तो जोलबेराइन किससे संबंधित था? वह संबंधित था जर्मनी से, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब इसके बाद चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में लिखा हुआ है ब्रिटिश, यहाँ पर राष्ट्रवाद ने किस साम्राज्य को कमज़ोर किया? जो राष्ट्रवाद था वह किस वर्ग को कमज़ोर किया? या फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद ने किस साम्राज्य को कमज़ोर किया है? ब्रिटिश को, रूसी को, ऑस्ट्रो हंगेरियन को, या सभी को? तो राष्ट्रवाद किस साम्राज्य को कमज़ोर किया था? तो यह सभी वर्ग को, सभी को, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी, सभी को। अब चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर। और 36 नंबर में क्या लिखा हुआ है? बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? जो बाल्कन क्षेत्र है वह किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रिया में? तो बताइए कि बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि यूरोप में है। 36 के बाद 37 नंबर में चलते हैं और 37 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का कारण क्या था? धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, या विदेशी शासक, या इनमें से सभी? तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं। और 38 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ऑटोमन साम्राज्य का पतन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ, बाल्कन क्षेत्र में हुआ, या जर्मनी में हुआ? तो बताइए कि ऑटोमन साम्राज्य था उसका पतन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बाल्कन क्षेत्र में हुआ था, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 38 के बाद 39 नंबर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, या क्या था? राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या था? एकता था, सहयोग था, संघर्ष और युद्ध था, या विकास था? तो राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो वह प्रभाव क्या था आप सभी को बताना है। तो वह प्रभाव था संघर्ष और युद्ध। फिर से एक बार, संघर्ष और युद्ध, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या सी। 39 नंबर के बाद आप 40 नंबर में चलते हैं और 40 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आप सभी के सामने सिर्फ 20 प्रश्न ही बचेगा। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हमारा पूरे 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण क्या था? उपनिवेशवाद था, राष्ट्रवाद था, औद्योगिकरण था, या शिक्षा था? तो बताइए कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वह कौन सा था? तो उसका कारण क्या था? यहाँ पर राष्ट्रवाद, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 40 के बाद 41 नंबर में चलते हैं और 41 नंबर में लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद ने किसे जन्म दिया? यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वह किसे जन्म दिया था? लोकतंत्र को, राष्ट्र राज्य को, या सामंतवाद को, या उपनिवेश को? तो यूरोप में राष्ट्रवाद किसका जन्म दिया था? तो किसका जन्म दिया था? यहाँ पर राष्ट्र राज्य कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 41 के बाद 42 नंबर चलते हैं। 42 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक क्या था? राजा था, संविधान था, तिरंगा झंडा था, या सेना था? तो बताइए कि फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक क्या था? तो राष्ट्र का प्रतीक यहाँ पर संविधान नहीं बल्कि तिरंगा झंडा था। फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक क्या था? इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है। तो आप सभी लोग बताइए कि 42 नंबर पूरे प्रश्न का क्या आंसर होगा? यहाँ पर सही आंसर बताना है कि फ्रांस में, फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्रांस में जो राष्ट्र का प्रतीक था वह क्या था? राजा था, संविधान था, तिरंगा झंडा था, या सेना था? ऐसा हमें लगता है कि इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन आप सभी को बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए 42 के बाद 43 नंबर चलते हैं और 43 नंबर में लिखा हुआ है कि ला
मार्से क्या था, क्या है, युद्ध है, कानून है, फ्रांस का राष्ट्रगान है या संगठन है। तो यह जो लिखा हुआ है यह क्या है, यह जो है फ्रांस का जो राष्ट्रगान है। इस प्रकार से यह फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 43 के बाद 44 नंबर चलते हैं। और 44 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी थी, धर्म से, भाषा एवं संस्कृति से, राजा से, सेना से। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना किससे जुड़ी थी, तो किससे जुड़ी थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा एवं संस्कृति से। 44 के बाद 45 नंबर चलते हैं और 45 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में किस देश ने मदद की थी, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रूस ने या जर्मनी ने। तो इटली के एकीकरण में किस देश ने मदद की थी, तो वह देश है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा, ऑप्शन संख्या बी। 45 के बाद अब 46 नंबर चलते हैं और 46 नंबर लिखा हुआ है कि गैरिबाल्डी किस वर्ग से जुड़े थे, किसान से, सैनिक से, व्यापार से या लेखक से। जो गैरिबाल्डी थे वह पेशे से क्या थे, तो पेशे से नाविक थे। तो यहाँ पर बताना है कि वह किस वर्ग से जुड़े थे, किसान से, सैनिक से या व्यापारी से या लेखक से। तो किससे जुड़े थे, तो वे जुड़े थे सैनिक से, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 46 के बाद 47 नंबर चलते हैं और 47 नंबर में लिखा हुआ है कि मैजनी किस विचारधारा के समर्थक था, राजशाही, लोकशाही या साम्यवादशाही, या साम्यवाद भी कह सकते हैं, समांतवाद कह सकते हैं। तो बताइए मैजनी किस विचारधारा के समर्थक था, तो वह समर्थक था लोकतंत्र का, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 47 के बाद 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में लिखा हुआ है कि काबूल किस राज्य से संबंधित थे, रोम से, सिसिली से या सर्डिनिया से या वेनिस से। तो जो काउंट काबूल थे वह किस राज्य से संबंधित है, तो वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह सार्डिनिया से, यानी कि ऑप्शन संख्या सी से। 48 के बाद 39 नंबर में चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 11 प्रश्न ही बचेगा। यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या बना, सेना बना, अर्थव्यवस्था बना, साझा इतिहास बना या उपनिवेश बना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या बना, तो क्या बना था, वह साझा इतिहास, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद 50 नंबर को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। यूरोप में जो था सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्रवाद का क्या था, साम्राज्यों का विस्तार, राष्ट्र राज्यों का विस्तार, धर्म का पतन, शिक्षा का अंत। तो बताइए कि यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, तो वह क्या था, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। इसके बाद 50 के बाद 51 नंबर चलते हैं। उससे पहले आप सभी लोग के फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक करना है। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पर ज़रूर से प्रेस करना है। और अगर आप लोग शॉर्ट से देखते हैं तो शॉर्ट पर चैनल के अंदर जाकर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए 51 नंबर में चलते हैं और 51 नंबर में लिखा हुआ है कि जर्मन राष्ट्रवाद में कौन सा रंग प्रमुख था, नीला था, काला, लाल और सुनहरा या हरा या सफ़ेद। तो जर्मन राष्ट्रवाद में कौन सा रंग प्रमुख था, तो कौन सा रंग प्रमुख था, यहाँ पर काला, लाल और सुनहरा, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद 52 नंबर में चलते हैं और 52 नंबर में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी सेना को किस नाम से जाना जाता है या जाना गया। तो शाही सेना, यहाँ पर राष्ट्रीय सेना, विदेशी सेना या क्रांतिकारी सेना। तो बताइए कि फ्रांसीसी सेना को किस नाम से जाना गया, तो वह राष्ट्रीय सेना से जाना गया, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 52 के बाद 53 नंबर में चलते हैं और 53 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद ने किस वर्ग की शक्ति दी। यहाँ पर राष्ट्रवाद ने किस वर्ग को शक्ति दी, राजा को, सामंत को या नागरिक को या विदेशी को। तो राष्ट्रवाद ने किस वर्ग को यहाँ पर शक्ति दिया, तो वह यहाँ पर नागरिकों को दिया, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 53 के बाद 54 नंबर में चलते हैं और 54 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का संबंध किससे है, व्यक्तिगत स्वार्थ से, राष्ट्रीय पहचान से, केवल युद्ध से या केवल राजनीतिक से। तो बताइए कि राष्ट्रवाद का संबंध किससे है, तो किससे है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि राष्ट्रीय पहचान से। 54 नंबर के बाद 55 नंबर देखते हैं और 55 में क्या लिखा हुआ है। 55 नंबर में लिखा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के शुरुआत किस
घटना से मानी जाती है। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद किस घटना से माना जाता है? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 55 के बाद हम 56 नंबर चलते हैं और 56 नंबर को देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के सरकार को चुनौती दी? जो राष्ट्रवाद था वह किस प्रकार के सरकार को चुनौती दी? तो लोकतांत्रिक को, गणतंत्र को, निरंकुश को या संघीय को? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह निरंकुश, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद 56 के बाद 57 नंबर में चलते हैं। 57 नंबर को देखते हैं। इसके बाद 3 प्रश्न और रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? साहित्य का, कला का, संगीत का या उपयुक्त सभी? तो बताइए कि राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान मुख्य था? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि सभी का। संगीत का भी था, कला का भी था और साहित्य का भी था। 57 के बाद हम 58 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्मनी से पहले कितने राज्य थे? जर्मनी से पहले कितने राज्य थे? 20, 30, 39 या 50? तो बताइए कि जर्मनी से पहले कितने राज्य थे? तो यहाँ पर ये किसका बात बोला जा रहा है? यूरोप का बोला जा रहा है, यानी कि यूरोप में जर्मनी के से पहले कितने राज्य थे? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 39, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 58 के बाद 59 नंबर चलते हैं और 59 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद ने लोगों को किस भावना से जोड़ा? राष्ट्रवाद ने लोगों को किस भावना से जोड़ा? डर से, लालच से, गर्व से या उदासीनता से? तो बताइए कि राष्ट्रवाद ने लोगों को किस भावना से जोड़ा? तो वह गर्व से जोड़ा है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद 60 और लास्ट प्रश्न को चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोप में, और छोटा इसे भी कर लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उद्यान किस विषय से संबंधित है? फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्ययन किस विषय से संबंधित है? भूगोल से, राष्ट्रीय राजनीतिक से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से? बताइए कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह किस सब्जेक्ट से है, किस विषय से है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास को, यानी कि यह इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन संख्या सी। और इस प्रकार से आप सभी का पूरे 60 प्रश्नों का होता है समाप्ति। अब यहाँ पर एक काम आप सभी को करना है। क्या करना है कि डेली यहाँ पर सुबह में 6:30 यानी कि 6:30 बजे कह सकते हैं, उतना बजे आप सभी को वीडियो अपलोड करके दिया जाता है, जिसमें हम लोग पूरे 4500 प्रश्न को करेंगे और यहाँ पर पूरे 60 प्रश्न प्रतिदिन रहता है, चाहे वह इतिहास का हो या सभी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट का रहता है और पूरे 45 प्रश्न को करना है, 4500 प्रश्नों को। तो इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके शेयर करना है और फिर लास्ट में लाइक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।